अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की क्लास फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का लेक्चर 2 है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 1 डिलीवर कर चुका हूँ। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1, जिसमें मैं आपको बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और उसके पोस्टुलेट्स और उसकी एप्लीकेशन के 2 डेरिवेशंस के टॉपिक्स, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये चैप्टर 2 के ये जो टॉपिक्स हुए हैं ये सेक्शन सी के उम्मीदवार हैं, उसी की कंटिन्यूएशन है। मेरे साथ एंड तक रहिएगा। अपने साथ जो है रजिस्टर पेन वगैरह भी रख लिया करें मेरे लेक्चर में, ताकि भरपूर अंदाज में आप क्लास के तौर पे फील करें अपने पढ़ाई के दौरान। 2 डेरिवेशन आज हो रही हैं इंशाल्लाह। एक जो है वो है एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और एक है एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर ऑफ फोटोन और रेडिएशन। थोड़ा छोटा लेक्चर होगा क्योंकि ये 2 डेरिवेशन है। उसके बाद के जो लेक्चर 3 होगा उसमें थ्योरेटिकल टॉपिक आएंगे इंशाल्लाह, वो अगली क्लास का मसला है। यहाँ पे पहले देख लेते हैं करना क्या है। पहले मैं ब्रीफ कर दूँ ताकि आपका मूड बने पढ़ने का। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ड्राइव की थी, यानी किसी ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है। सही। अब उसी को कंटिन्यू अगर करें तो इसमें अब लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो मैंने एक पोस्टुलेट आपको बताया था बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का, वो रिवाइज कीजिएगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स रेडिएशन ऑफ डेफिनेट क्वांटा दैट इज़ फोटोन। आसान उर्दू में ये हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन किसी अगले यानी हायर एनर्जी लेवल से पिछले यानी न्यूक्लियस के करीब के लोअर एनर्जी लेवल में, जिसकी एनर्जी कम होती है, उसमें जंप करता है तो वो अपनी एनर्जी एमिट या इवॉल्व या खारिज करता है फोटोन के तौर पे या रेडिएशन के तौर पर। ये टॉपिक यही है कि हमें उस एमिटेड फोटोन की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, क्योंकि फोटोन इज़ नथिंग बट रेडिएशन हैविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर एंड व्हेन इट इज़ इवॉल्व्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन तो इट गिव्स फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ऐसे ही था। अब डेरिवेशन छोटी और आसान है, लेकिन नोट कीजिएगा इसमें मैथ्स आएगी। तो ये तो थ्योरी मैंने बता दी कि जब इलेक्ट्रॉन अगले से पिछले में आता है तो रेडिएशन एमिट करता है। मुख्तसर डायग्राम भी दिखा दूँ, ये डायग्राम बनानी नहीं है, लिंक है पिछली क्लास से इसका। अब ये मैंने जो है न्यूक्लियस के गिर्द 2-3 शेल बना दिए। बीच में दरमियान में प्लस का न्यूक्लियस है। अब ये एनर्जी लेवल 1 है, N1 N2 N3। सही है। अब इलेक्ट्रॉन अगर फ़र्ज़ करें, यानी ये पहला शेल था, ये दूसरा शेल था और ये तीसरा। अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पहले शेल में इसकी एनर्जी E1 थी और दूसरे शेल में इसकी एनर्जी E2 थी। तो बोहर ने ये कहा था कि एनर्जी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर जब उसको एनर्जी मिलेगी तो अगले में, और जब उसकी एमिट होगी, इवॉल्व होगी, लूज़ होगी तो पिछले में आ जाएगा। तो हमें पिछले से मतलब, इसलिए एरो मैंने लगाया 2 to 1 या 3 to 2, इस तरह एंड सो ऑन। तो अब ये पोस्टुलेट काम आएगा जो बोहर का थर्ड पोस्टुलेट था, मैथमेटिकल पोस्टुलेट, कि एनर्जी डिफरेंस। अब एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई होता है। सही है। अब तरतीब में करते हैं इस डेरिवेशन को। ये तो मैंने सारा आउटलाइन बता दी। लिखा हुआ है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, ये तो हो गई बात। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा फोटोन के तौर पे, क्वांटाइज एनर्जी। सही। अब पहले शेल में उसकी एनर्जी E1 होगी, डायग्राम देख लें। दूसरे शेल में उसकी एनर्जी E2 होगी। शेल को ही ऑर्बिट कहते हैं और एनर्जी लेवल। ठीक है। अब ये उसी वक्त होगा
जब एनर्जी डिफरेंस के बराबर उसको एनर्जी एमिट हो, यानी अब डेल्टा ई के बराबर। अब डेल्टा ई डिफरेंस ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1, क्योंकि E2 एनर्जी हमेशा E1 से ज़्यादा होगी अगले लेवल की, नाम से ये हायर एनर्जी लेवल, तो अगला लेवल पिछले से ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। यानी ये कहना चाह रहा हूँ कि सेकंड लेवल की एनर्जी फर्स्ट लेवल से ज़्यादा होगी, थर्ड की सेकंड से ज़्यादा होगी। MCQs भी कवर हो रही हैं, सही है। और ये h म्यू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी होती थी, उससे आगे, यानी कि एनर्जी डिफरेंस जो है या एनर्जी फ्रीक्वेंसी। अब टॉपिक पे पहुँचे हम कि फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा, यानी जितनी बड़ी जंप करेगा इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी लेवल में, उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन यानी रेडिएशन इवॉल्व या एमिट करेगा। अब हेडिंग याद है, फ्रीक्वेंसी ड्राइव करनी है हमें, यानी हमें फ्रीक्वेंसी का सिंबल म्यू है, हमें इसकी डेरिवेशन करनी है। अब ये बड़ी आसान सी डेरिवेशन है अगर आपको E1 E2 की वैल्यू पता हो, क्योंकि E1 E2 की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस दरमियान में सिंप्लीफाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें h को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेरिवेशन हो जाएगी दी एंड। देखते हैं अब एनर्जीज E1 E2 होती क्या हैं, इसके लिए लास्ट लेक्चर खोलिए काइंडली, लेक्चर 1, ये लेक्चर 2 है, ठीक है। इसमें एक चीज़ तो मैं बताना ही रह गया, सबसे अहम चीज़ कि JJC का आप लेक्चर ले रहे हैं और किसी ने अभी तक अगर स्टडी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर ले ज्वाइन, क्योंकि उसमें सारे इसके नोट्स PDF एक्सेट्रा ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रिपरेशन सेशन 24-25 का ये लेटेस्ट लेक्चर है आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो E1 E2 की एक्सप्रेशन मैंने लिखी है ये लास्ट लेक्चर में से आई है, जिसकी हेडिंग थी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे 3 है ना, इसके पीछे वाला आप लेक्चर खोलें वीडियो देखें, उसमें 2 करके जो होगा वो एनर्जी का होगा और ये हमारी ड्राइव होकर आई होगी यही वाली चीज़। सिर्फ इसमें अब फ़र्क क्या आ रहा है, वहाँ पे हमने ड्राइव में 1 नहीं लिखा होगा, क्यों? क्योंकि एक जनरल डेरिवेशन थी एनर्जी की। अब ये पर्टिकुलर है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी E1, सेकंड एनर्जी लेवल की एनर्जी E2, तो लाजमी एनर्जी लेवल के नंबर भी बदलेंगे। तो एनर्जी लेवल 1 का नाम N1 और एनर्जी लेवल 2 का नाम N2, ठीक, वहाँ NN था, सही है। अब ये बस फॉर्मूला याद हो। एक सवाल स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर अगर फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन आएगी तो क्या हम एनर्जी को भी ड्राइव करके लिखेंगे? तो मैं कहूँगा नहीं बेटा, ये पूरी प्रेजेंटेशन है, आप ये देखो, ये आपको याद होगी तो आप यहाँ पे बस यूज़ करोगे। एनर्जी की डेरिवेशन करके ये डेरिवेशन नहीं करनी तो डबल डेरिवेशन हो गई, सही है। ये नोट करते रहें, तभी देखें मैं कहा मैं क्लास के तौर पे पूरा पढ़ा रहा हूँ कि आप मेरे सामने फिजिकली नहीं है, लेकिन इम्तिहान में किस तरह करना है, कितना करना है, मार्क्स लेने के लिए क्या करना है, प्रेजेंटेशन कैसी हो, ईच एंड एवरीथिंग माशाल्लाह से। अब ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है देखें, N1 और N2, बाकी पूरा ME4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर 8 सब कुछ सेम। अब इसको ले आके फीड कर दें उस इक्वेशन में। अब आप कहेंगे इक्वेशन 1 का है भाई, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब इसमें पुट कर दें। सर कैसे पुट करें? H म्यू लेफ्ट हैंड पे अपनी जगह, E2 की वैल्यू ये रखी N2 वाली। अब ख्याल है बीच में माइनस है, माइनस E1। अब E1 खुद भी माइनस है, माइनस, अब जो समझदार है वो समझ गए, ME4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H स्क्वायर और 1/N1 स्क्वायर। माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, समझ में आ गया? इतनी सी बात है। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये रेड पन वाले का एक स्टेप करें पहले, फिर उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस करें, लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल से इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट फिर सवाल पूछना, सर इस नंबर तो नहीं काटेंगे? बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेप हमने जो है स्किप किया है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है। लेकिन जो परेशान हो रहे हैं वो इस चीज़ का नहीं, नंबर का, कि गलती हो जाएगी, वो स्टेप माइनस वाला बढ़ा लें कि माइनस इंटू माइनस प्लस। इसके बाद आ जाएं, अब गौर से देखें तो ये पूरा कॉमन आ रहा है, इसमें भी ये, इसमें भी ये, बोले हाँ, वेरी गुड। अब इसको हम ले लेंगे कॉमन, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब ख्याल रहे प्लस के साथ 1 वाला है और माइनस के साथ 2 वाला है, तो ब्रैकेट में पहले प्लस वाले को लिखें, तो प्लस वाले N1 को पहले लिखा और माइनस वाले N2 को बाद में लिखा। यानी ये मत लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं लेकिन वो उल्टा लगेगा कि पहले यूँ लिख दिया आपने
और फिर अगले स्टेप में सीधा किया तो ये भी ऑब्वियस स्टेप है कि ब्रैकेट में हमेशा पहला टर्म पॉजिटिव लिखना चाहिए, मैथ्स का बुनियादी उसूल। तो देखिए प्लस वाले को पहले लिखा, माइनस वाले को बाद में। ख़त्म पे आ गई डेरिवेशन, कितनी आसान। h उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इंटू एच स्क्वायर मिलकर हो जाएगा h क्यूब। बाकी सब कुछ अपनी जगह। हर्ट्ज़ में इसलिए लिख दिया कि हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स होते हैं। ये डेरिवेशन के साथ ये रेड पेन से जो मैंने लिखा, ये आप इसको बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स, ताकि टीचर पूरे नंबर दे कि इसमें जो जो सिंबल आ रहे हैं वो है क्या। h प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू ये लास्ट लेक्चर में बताई थी, फिर बता दूं, जूल सेकंड में इसकी वैल्यू होती है 6.625, राउंड करेंगे तो 6.63 हो जाएगी एक्सपोनेंट -34 के साथ। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी, वैक्यूम परमिटिविटी, क्योंकि ये स्टडी हम कर रहे हैं एयर में या वैक्यूम में, किसी डेंसर मीडियम में नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी जो हम ड्राइव किए हैं, बाकी कॉमन सिंबल्स थे इसलिए नहीं लिखा कि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, सही है। बाकी n1 n2 की ऊपर वजाहत आ चुकी है कि पहला ऑर्बिट n1 है, दूसरा n2 है। अंडरस्टैंड, एक्सलेंट। छोटी सी एक और डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन फॉर वेव नंबर ऑफ फोटोन। वेव नंबर क्या होता है, इतना आइडिया तो हो रहा होगा इसको पढ़ के या सुन के कि कोई नंबर है, यानी कोई तादाद या गिनती है। वेव नंबर कुछ अंदाजा हो रहा है, वेरी गुड, यानी कोई वेव का नंबर होगा, एक्सीलेंट। अब इसको यूँ मैं समझाऊँ आपको कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो रेडिएशन एमिट करता है इस तरह, यानी फोटोन। ये रेडिएशन की लहरें बना दी मैंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हुई, सही है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी फोटोन की फ्रीक्वेंसी h म्यू है, ठीक। अब ये जो रेडिएशन चल रही हैं फासला तय करेंगी, डिस्टेंस कवर करेंगी, सही है। तो यूनिट डिस्टेंस में कितनी वेव्स आई, ये है वेव नंबर। यानी फ़र्ज़ करें, समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक यूनिट डिस्टेंस है, यूनिट डिस्टेंस 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर किलोमीटर नहीं हो सकता सड़कों की तरह और लंबे रास्तों की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और एटम छोटी चीज़ें हैं, तो मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, स्मॉल यूनिट में। अब इस यूनिट डिस्टेंस में फ़र्ज़ करें 1 लाख वेव्स गई हैं, तो हम कहेंगे वेव नंबर 1 लाख। इतने यूनिट डिस्टेंस में 10 लाख यानी कि 1 मिलियन गई हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी गिनतियाँ होंगी, वेव्स समझ से भी छोटी होंगी, तो इसका मतलब ये है कि लाखों करोड़ों में होंगी। इसके न्यूमेरिकल भी आप लोग मेरे साथ देखिएगा, उसमें भी आप यानी चैप्टर 2 में न्यूमेरिकल्स भी तो हैं, वे बड़ी गिनतियों में इसके आंसर आते हैं वेव नंबर के। तो वेव नंबर इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन एज फोटोन। यानी इसको यूँ समझें आसान के इलेक्ट्रॉन फोटोन खा के ऊपर वाली मंजिल में जंप कर जाता है और फोटोन निकाल कर, खारिज कर कर, एमिट, इवॉल्व करके, लूज करके लोअर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। तो ये जो है लोअर एनर्जी लेवल में जंप करने पर जो वेव निकली, रेडिएशन निकली, फोटोन निकले, उसका वेव नंबर। अब इसका इससे ताल्लुक़ है, ये सारी लिंक डेरिवेशन है, इसलिए देखिए लेक्चर 1-2 मिला के देखिएगा। अब वेव नंबर कैलकुलेट हम कर सकते हैं इस रिलेशन से। इस रिलेशन को याद करें पहले, क्योंकि इसमें ये जो निशान है v बार, ये वेव नंबर का है, ये वेव नंबर का निशान हो गया यहाँ पे v बार, फ्रीक्वेंसी का सिंबल हो गया म्यू। ये इसलिए लिख दिया कि आपके दिमाग में भी रहे करना क्या है। देखिए फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करनी है, देखिए फ्रीक्वेंसी पे ख़त्म हुई, समझ के पढ़ेंगे तो आसानी हो जाएगी। और इसी तरह देखें वेव नंबर की v बार है, तो देखें v बार पे ये डेरिवेशन ख़त्म हो जाएगी। गॉट इट, एक्सलेंट। अब पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको, बल्कि दिया हुआ है, काफ़ी लोगों के पास पहुँच चुका है। ये JJC का स्टडी ग्रुप है, सही है। स्टडी ग्रुप में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर आप फ़ीस क्यों ले रहे हैं। फ़ीस इसलिए ले रहे हैं बेटा कि आपको पूरे 7-8 महीने तक सारा स्टफ़ मिलेगा, नोट्स का PDF, अलग से कोई कॉस्ट चार्जेस आपसे नहीं मांगे जाएंगे, तो वो सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें।
बाकी आपके ऊपर है कि आप ज्वाइन करवाना चाहते हैं या नहीं। सही है भाई। $2500 इसकी फ़ीस है, वन टाइम पेमेंट पूरे सेशन की। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, ईच एंड एवरीथिंग आपको ग्रेजुअली स्टडीली स्टफ मिलता रहेगा, PDF वगैरह, टेस्ट वेस्ट सब कुछ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अब वेव नंबर को हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखें फ्रीक्वेंसी निकाली भी हमने, ये इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, C से डिवाइड कर दें, ये डेरिवेशन ख़त्म। यानी समझ में आ रहा है आपको सारे जवाब कैसे पढ़ा रहे हैं। पहले आइडिया बताएं कि करना क्या और कैसे, रास्ता, फिर मंजिल पे पहुंचेंगे जब रास्ता क्लियर हो और मंजिल नज़र में हो या उसका पता हो कि कहाँ पे है, वरना दरमियान में स्टक हो गए, भटक गए, गुम हो गए। डेरिवेशन छोटी भी हो तो वो मुश्किल हो सकती है अगर समझ के नहीं करेंगे। अब देखिए मैंने पहले बताया कि इस फॉर्मूले को पक्का करें कि ये वेव नंबर निकलवाएगा, जिसमें C स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि जब रेडिएशन निकलती है तो वेव्स होती हैं, वेव्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, रोशनी। अब जो हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाली हुई है वो लिख दी। अब ये देखें क्यों लिखी मैंने, ये इसलिए, आप भी लिखें साइड पे, कि अगर फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन आएगी तो एनर्जी की डेरिवेशन करनी नहीं है, ये रेफरेंस बनेगा कि हमें पता है ये फॉर्मूला, इसको यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरह अब हम वेव नंबर की जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करेंगे नहीं ये वाली दोबारा से, इसकी ज़रूरत है, तो इसको हम रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेंगे। इससे एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें ये फॉर्मूले ड्राइव करने भी आने चाहिए और अलग से याद भी हों, क्योंकि न्यूमेरिकल होंगे तो हम ड्राइव करके थोड़ी उसके अंदर वैल्यूज़ रखेंगे, अलग से याद भी हों। और याद करना इसका बहुत हार्ड नहीं है, गौर करें, करीब करीब के फॉर्मूले हैं। me4/8 ε0² h², इसमें देखें सिर्फ h पे एक क्यूब बढ़ गया उस h की वजह से, लेकिन 1 से 2 याद हो गए, कितनी मुश्किल है, आसान है ना। कोशिश करें आप भी माशाल्लाह से। अब इस म्यू की वैल्यू को ले आके, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को ले आके यहाँ पुट कर दें, तो V/C को इस तरफ कर दिया और म्यू की वैल्यू इज इक्वल टू का, यानी कि इसको यूँ समझ लें कि ये मैंने इसको ऐसे कर दिया V, क्योंकि जो लेफ़्ट पे लिखा है वो हमें नहीं चाहिए, राइट वाला चाहिए, तो इसको इस तरफ लिख दिया लेफ़्ट पे और उसको राइट पे। अब इसमें पुट कर दिया, म्यू की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, C को अपॉन में ले जाएंगे तो देखें पूरा फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, C यहाँ पे अपॉन में चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, रिजल्ट आ गया। लेकिन गौर करें तो इसमें सब कुछ कांस्टेंट है। ये आखिरी चीज़ आ रही है, बहुत सही से नोट कीजिएगा। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, जिसकी मैंने वैल्यू लिखवाई थी आप लोगों को 9.11 एक्सपोनेंट -31 kg। ε0 की ये ऊपर लिखी हुई है, h की ऊपर लिखी हुई है, c होती है स्पीड ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है, जनाब बोलें, पढ़ते थे आप लोग 9-10 में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सही है। इन सब की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू भी लिख दूँ, E तो इतना कॉमन है बच्चा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अब आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर चला के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इन सारी वैल्यूज़ को जब आप यहाँ फीड करेंगे, m की जगह E की 4 निकालें, यानी पावर 4। अच्छा, E4 जब आप कैलकुलेटर में फीड करेंगे वो मैथ एरर दे देगा, क्योंकि बहुत ह्यूज वैल्यू या बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाने पे वो एरर दे देता है, क्योंकि उसकी मेमोरी से आउट हो गया। तो आप E² करके फीड कीजिएगा और आखिर में जब पूरा कर लें तो फिर आखिर में एक E² को, यानी इसको तोड़ के पुट कीजिएगा, वरना अगर डायरेक्ट करेंगे मैथ एरर आएगा, करके देख लीजिएगा, यानी वो 0 दे देगा आंसर। आप कहेंगे सर ने गलत पढ़ा दिया, क्योंकि कैलकुलेटर चलाना भी एक फ़न है। कहेंगे तो भी मैं एक क्लास लगा दूंगा जिसमें मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल दिखाऊँ। इस पूरी वैल्यू में सब फीड करेंगे तो आप देखेंगे आ जाएगा वो एक बहुत बड़ा जवाब 109678। याद करना आसान है, 109678 और 9 पीछे लिखा हुआ है, तो देखें 6 7 8 9 10, गोल्डन नंबर याद करें, 6 7 8 9 10 और आगे 2 0। ये रेडबर्ग कांस्टेंट है, MCQs में भी आ सकता है। रेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, उसने ये बोहर को हेल्प आउट की थी इस वैल्यू को कैलकुलेट करने में। इस बुनियाद पे अब फाइनल डेरिवेशन में आप ये नहीं रेडबर्ग करके लिखेंगे कि वेव नंबर इज़ दिस एक्सप्रेशन, यानी इसको रीमेक कर देंगे एक नए कांस्टेंट की मदद से। जैसा अगर याद हो एनर्जी वाले में भी एक k आ गया था कांस्टेंट, देखिएगा पिछला लेक्चर। रेडियस वाले में भी एक A0 आ गया था, जाके देखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, सेक्शन C के लिए सारे क्वेश्चंस हैं।
बहुत इम्पॉर्टेंट है ये लेक्चर और लेक्चर 1। सही है, कोशिश कीजिएगा इसको समझने की और इस पे गौर कीजिएगा। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ास करके वालिदैन का। नमाज़ों का एहतमाम करें पाबंदी के साथ। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।